राज्य स्तर पर सरकार कैसे काम करती है? शुरुआत करते हैं राज्य के मुखिया से, यानी राज्यपाल से। ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, पर इनकी नियुक्ति कौन करता है और ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। राज्यपाल की नियुक्ति सीधे जनता नहीं करती, बल्कि देश के राष्ट्रपति करते हैं, अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ एक नियुक्ति पत्र जारी करके। आमतौर पर उनका कार्यकाल तो 5 साल का होता है। 5 साल? हाँ, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन्हें 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है? बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें पद से हटा सकते हैं, बिना कोई कारण बताए भी। व्यवहार में ये आप समझे केंद्र सरकार की सलाह पर ही होता है। और हाँ, राज्यपाल खुद भी 5 साल से पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। तो कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, कह सकते हैं। ये केंद्र और राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अच्छा, और राज्यपाल बनने के लिए क्या कोई खास योग्यताएं चाहिए? संविधान बहुत ज्यादा शर्तें नहीं रखता। मुख्य रूप से 2 बातें हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। साथ ही ये भी जरूरी है कि वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो और कोई लाभ का पद न संभाल रहा हो। एक और बात, एक ही व्यक्ति को 2 या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। संविधान तो कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। क्या इसका मतलब है कि सारे फैसले वही लेते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, राज्य सरकार के सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, लेकिन असलियत में ज्यादातर काम वो राज्य की मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह पर ही करते हैं। संविधान ये साफ कहता है। अच्छा। हालांकि कुछ ऐसे मामले जरूर हैं जहां राज्यपाल अपने विवेक मतलब अपनी समझ से फैसला ले सकते हैं, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के। ये विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं और राज्यपाल के पास और कौन सी अहम शक्तियां होती हैं? देखिए, विवेकाधीन शक्तियां कई स्पष्ट रूप से लिस्टेड नहीं हैं, पर कुछ स्थितियों में सामने आती हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, या फिर किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा राज्यपाल की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वो मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। जी। उनके पास राज्य के कानूनों के तहत सजा पाए लोगों को क्षमादान देने की शक्ति है, और एक बहुत अहम शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश? जी। ये क्या होता है? देखिए, जब राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो वो भी सत्र में ना हो, और मान लीजिए किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो राज्यपाल एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। अच्छा, एक तरह का अस्थायी कानून। हाँ, बिल्कुल। इसका असर बिल्कुल विधानसभा द्वारा पास किए गए कानून जैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही विधानसभा दोबारा बैठती है, इस अध्यादेश को उसके सामने रखना पड़ता है, और अगर 6 हफ्तों के अंदर विधानसभा इसे मंजूरी नहीं देती तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। और हाँ, राज्यपाल अपनी शपथ में संविधान और कानून की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। समझ गए। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन असली ताकत तो मंत्रिपरिषद के पास है। इसका मुखिया कौन होता है और ये बनती कैसे है? बिल्कुल सही। असली कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? ये राज्य स्तर पर संसदीय लोकतंत्र का आधार है। संविधान साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से? हाँ, मतलब अगर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं जिसके विभाग का मुद्दा हो, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास हमेशा सदन का विश्वास बना रहे। मंत्रियों की संख्या पर भी कोई रोक है? ऐसा तो नहीं कि जितनी मर्जी उतने मंत्री बना लिए जाएं? नहीं, इस पर सीमा लगाई गई है। एक संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद ये तय किया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, 15%? हाँ, और छोटे राज्यों के लिए ये भी है कि कम से कम 12 मंत्री होने जरूरी हैं। और क्या मंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, वरना उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही अगर किसी सदस्य को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया है,
तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री का राज्यपाल से क्या संबंध रहता है? क्या उन्हें राज्यपाल को जानकारी देनी होती है? हाँ, संविधान मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य तय करता है। उनका फर्ज है कि वो राज्य के प्रशासन और कानूनों से जुड़े मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगते हैं तो वो देना भी उनका कर्तव्य है। और अगर किसी मंत्री ने कोई फैसला अकेले ले लिया है और राज्यपाल चाहें तो मुख्यमंत्री को वो मामला पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखना होगा। ये एक तरह से राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संवाद का पुल है। कार्यपालिका में एक और पद होता है, महाधिवक्ता। उनकी क्या भूमिका है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो। उनका काम राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी काम करना है। वे भी राज्यपाल की मर्जी तक ही पद पर रहते हैं। तो ये थी कार्यपालिका, राज्यपाल और मंत्री जो राज्य का शासन चलाते हैं। पर ये शासन जिन कानूनों के आधार पर चलाते हैं वो कहाँ बनते हैं? चलिए अब राज्य के विधानमंडल पर नजर डालते हैं। जी, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। हर राज्य में एक विधानमंडल होता है। इसमें राज्यपाल शामिल होते हैं और साथ में एक या दो सदन। ज्यादातर राज्यों में केवल एक सदन होता है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या ये व्यवस्था बदली जा सकती है? मतलब क्या कोई राज्य चाहे तो दूसरा सदन बना सकता है या खत्म कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। संविधान में इसका तरीका दिया गया है। अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करे, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से। हाँ, विशेष बहुमत से, तो फिर संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है और अगर पहले से है तो खत्म भी कर सकती है। ये राज्यों पर निर्भर करता है। इन दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, विधानसभा ज्यादा महत्वपूर्ण सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, या अगर सरकार पहले गिर जाए तो पहले भी। यही सदन असल में कानून बनाता है और सरकार इसी के प्रति जवाबदेह होती है। सदस्यों की संख्या राज्य के आबादी के हिसाब से तय होती है, कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। इसका अपना अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर होता है। दूसरी तरफ विधान परिषद है। ये एक तरह से स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल? अच्छा। जी, और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। कुछ सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड वगैरह चुनते हैं। कुछ स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं, कुछ शिक्षकों द्वारा और कुछ विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यपाल भी चुनते हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। लगभग 16 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों में से। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं। इसके अपने सभापति, चेयरमैन। तो विधान परिषद का मुख्य काम क्या है अगर असली शक्ति विधानसभा के पास है? विधान परिषद एक तरह से पुनर्विचार करने वाला सदन है, कह सकते हैं। ये विधेयकों पर बहस करता है, सुझाव दे सकता है और कुछ समय के लिए विधेयकों को रोक भी सकता है। इससे जल्दबाजी में कानून बनने से रोकने में थोड़ी मदद मिलती है और विशेषज्ञ लोगों की राय भी शामिल हो पाती है। लेकिन हाँ, अंतिम शक्ति विधानसभा के पास ही रहती है। सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और किन वजहों से सदस्यता जा सकती है? योग्यताएं सीधी हैं। भारत का नागरिक हो, शपथ ले और विधानसभा के लिए कम से कम 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल की उम्र हो। और सदस्यता जानने के कारण? सदस्यता कई कारणों से जा सकती है, जैसे अगर कोई लाभ का पद ले ले, मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो जाए, दिवालिया हो जाए, देश का नागरिक न रहे या फिर दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया जाए। एक और वजह है, अगर कोई सदस्य बिना इजाजत के 60 दिन तक सदन की बैठकों से गायब रहता है तो भी उसकी सीट खाली की जा सकती है। अगर किसी सदस्य की योग्यता पर सवाल उठे तो फैसला कौन करता है? दल बदल के मामले छोड़कर बाकी अयोग्यता के सवालों पर अंतिम फैसला राज्यपाल का होता है। लेकिन राज्यपाल ये फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग की राय पर? जी, और दल बदल का फैसला सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। अब आते हैं सबसे अहम काम पर,
कानून बनाने की प्रक्रिया, खासकर अगर 2 सदन हो तो बिल कैसे पास होता है, और क्या साधारण बिल और पैसे वाले बिल यानी मनी बिल के लिए प्रक्रिया अलग है? हाँ, प्रक्रिया अलग है और यहीं विधानसभा की ताकत दिखती है। साधारण बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है। पास होने के लिए दोनों सदनों की सहमति चाहिए। लेकिन अगर विधानसभा कोई बिल पास करके विधान परिषद को भेजती है और विधान परिषद उसे नामंजूर कर दे या 3 महीने तक पास ना करे या ऐसे बदलाव करे जो विधानसभा को मंजूर ना हो, तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके भेज सकती है। और अगर दूसरी बार भी विधान परिषद रोक दे तो? अब विधान परिषद उसे सिर्फ 1 महीने तक और रोक सकती है। अगर वो फिर नामंजूर करे या 1 महीने में पास ना करे या ऐसे बदलाव करे जो विधानसभा को मंजूर ना हो, तो बिल उसी रूप में पास मान लिया जाता है जैसा विधानसभा ने दूसरी बार पास किया था। मतलब विधान परिषद किसी साधारण बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 3+1 तक रोक सकती है, उसे खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो साधारण बिल पर भी विधान परिषद की शक्ति सीमित है। पैसों वाले बिल यानी धन विधेयक का क्या होता है? धन विधेयक के मामले में विधानसभा की शक्ति लगभग पूरी है। पहली बात, धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है, विधान परिषद में नहीं। केवल विधानसभा में? हाँ। दूसरी बात, विधानसभा से पास होने के बाद जब ये विधान परिषद में जाता है तो परिषद को सिर्फ 14 दिन मिलते हैं। वो इसमें केवल सुझाव दे सकती है, बदलाव नहीं कर सकती, और विधानसभा इन सुझावों को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और अगर 14 दिन में कुछ ना करे परिषद, अगर 14 दिन में परिषद बिल वापस नहीं करती तो भी वो पास मान लिया जाता है। तो मतलब पैसों के मामले में विधान परिषद की भूमिका लगभग न के बराबर है। और ये कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? हाँ, कह सकते हैं। अंतिम फैसला विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का होता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, और उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। धन विधेयक में आमतौर पर टैक्स लगाने या हटाने, सरकार द्वारा उधार लेने या राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने जैसे मामले आते हैं। बिल पास होने के बाद राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? जब कोई बिल दोनों सदनों से या सिर्फ विधानसभा से, अगर एक ही सदन है, पास हो जाता है तो वो राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाता है। राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं। वो बिल को मंजूरी दे सकते हैं, तब वो कानून बन जाता है, या अपनी मंजूरी रोक सकते हैं, या फिर अगर वो धन विधेयक नहीं है, बिल को पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल को भेज सकते हैं। और अगर दोबारा पास होकर आ जाए? हाँ, अगर विधानमंडल उसे दोबारा पास करके भेजता है, बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण विकल्प है, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए? कब? ऐसा करना जरूरी हो जाता है अगर बिल ऐसा है जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियों पर असर पड़ता हो, या कुछ और मामलों में भी वो ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास आरक्षित बिल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है। चलिए अब बात करते हैं राज्य के खजाने की। बजट और पैसों का हिसाब किताब कैसे चलता है? संविधान में इसकी भी पूरी व्यवस्था है। हर साल राज्यपाल सरकार की तरफ से विधानमंडल के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। इसमें अगले साल की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। इस खर्चे में क्या सब शामिल होता है? खर्च को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। इसमें राज्यपाल, जजों, अध्यक्ष सभापति के वेतन भत्ते, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज जैसी चीजें आती हैं। इस पर विधानसभा में बहस तो हो सकती है, पर वोटिंग नहीं होती। ये पैसा तो देना ही देना है। अच्छा, इस पर वोटिंग नहीं। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा होता है बाकी सभी खर्चे। ये अनुदान मांगों के रूप में विधानसभा के सामने रखे जाते हैं। हर मंत्रालय अपने खर्चों के लिए मांग रखता है। विधानसभा इन मांगों पर वोट करती है। वो मांग को मंजूरी दे सकती है, मना कर सकती है या राशि कम कर सकती है। बिना विधानसभा की मंजूरी के सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो विधानसभा की मंजूरी के बाद पैसा कैसे निकलता है? जब विधानसभा सभी अनुदान मांगों को पास कर देती है, तब एक विनियोग विधेयक लाया जाता है। इस बिल में वो सारा पैसा शामिल होता है जिसे सरकार संचित निधि से निकालना चाहती है। भारित व्यय और स्वीकृत अनुदान मांगे दोनों। इस बिल के पास होने के बाद ही सरकार को कानूनी तौर पर खजाने से पैसा निकालने का अधिकार मिलता है। अगर साल के बीच में और पैसे की जरूरत पड़े तो अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का भी इंतजाम है। ठीक है, हमने कार्यपालिका और विधायिका देख ली। अब शासन के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका पर आते हैं। राज्यों में न्याय व्यवस्था का शीर्ष कौन है?
राज्य स्तर पर न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। संविधान कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि संसद कानून बनाकर 2 या ज्यादा राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी बना सकती है, जैसा कि कुछ मामलों में है भी। इन उच्च न्यायालयों की क्या खास बातें हैं? हर उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसका मतलब है कि इसके फैसले नजीर की तरह काम करते हैं। मतलब निचली अदालतों को उन्हें मानना होता है। साथ ही इसे अपनी अवमानना के लिए सजा देने का भी अधिकार है। जजों की नियुक्ति कैसे होती है? क्या इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका है? उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, स्रोत पाठ में जो 99वें संशोधन के बाद की स्थिति दिखाता है, उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की सिफारिश का जिक्र है। हाँ, NJAC। लेकिन यहाँ ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संशोधन और NJAC को रद्द कर दिया था। तो वर्तमान में जो नियुक्ति होती है वो कोलिजियम प्रणाली से होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज और संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। हम यहाँ स्रोत में दिए गए पाठ के आधार पर बात कर रहे हैं, पर यह जानना जरूरी है कि असल प्रक्रिया अब अलग है। अच्छा, ये जानना जरूरी था। जज कब तक पद पर रहते हैं? जज 60 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। प्रक्रिया वही है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। मतलब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय की सबसे जानी मानी शक्तियों में से एक है रिट जारी करने की शक्ति, है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को बहुत व्यापक शक्ति मिली हुई है। वो न सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी कई तरह की रिट जारी कर सकते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया हो, परमादेश, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देना, प्रतिषेध, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, अधिकार पृच्छा, किसी व्यक्ति से पूछना कि वो किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं, और उत्प्रेषण, निचली अदालत के किसी मामले को अपने पास मंगवाना। ये तो काफी व्यापक है। हाँ, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति से भी ज्यादा व्यापक मानी जाती है, क्योंकि ये अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए नहीं। और निचली अदालतों पर भी उनका नियंत्रण होता है। हाँ, अनुच्छेद 227 के तहत हर उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र की सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों ट्रिब्यूनल्स पर अधीक्षण की शक्ति होती है। ये सिर्फ न्यायिक ही नहीं, प्रशासनिक नियंत्रण भी है। निचली अदालतें मतलब जिला अदालतें और बाकी? उनकी व्यवस्था कैसे होती है? हाँ, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है जिला न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह से करते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट की सलाह से। जी। और जिला न्यायाधीशों के अलावा बाकी न्यायिक अधिकारियों जैसे सिविल जज, मैजिस्ट्रेट वगैरह की भर्ती ये राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट PSC और उच्च न्यायालय से सलाह करके बनाए गए नियमों के अनुसार। और इन सभी निचली अदालतों पर उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टी वगैरह का नियंत्रण पूरी तरह से उच्च न्यायालय का ही होता है। तो हमने देखा कि संविधान राज्य स्तर पर शासन का एक बहुत ही विस्तृत और संतुलित ढांचा बनाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबके अपने अपने काम और अपनी अपनी शक्तियां हैं। बिल्कुल। ये पूरी व्यवस्था शक्तियों के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और नियंत्रण व संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांतों पर आधारित है। कोशिश यही है कि कोई भी एक अंग असीमित शक्तिशाली ना हो जाए। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका देखती है कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है या नहीं, और विवादों का निपटारा करती है। वाकई ये एक जटिल लेकिन बहुत सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था है जो राज्यों को अपना शासन चलाने का अधिकार देती है। हाँ, ये हमारे एक संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। संविधान ने राज्य शासन के लिए इतना स्पष्ट ढांचा तो दिया है, लेकिन असलियत में जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है? खासकर तब जब कभी-कभी राज्यपाल की अपनी समझ से फैसला लेने की शक्ति यानी विवेकाधीन शक्ति और चुनी हुई सरकार के लोकतांत्रिक जनादेश के बीच टकराव की स्थिति बनती है। यह संतुलन कैसे काम करता है, इस पर विचार करना हमारे लोकतंत्र की समझ को और गहरा करेगा।